जम्मू कश्मीर में हालात किस तरीके से बदलते हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ मिनटों में ही यहाँ पर सियासत बदल जाती है, कुछ मिनटों में यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट की कुर्सी बदल जाती है। कल रात को आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हैं मुर्मू जी, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया और अभी तक क्या वजूहत रही हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। शर्मा साहब, आप बताइए क्या वजूहत आपको लगती होगी कि 1 साल का टेन्योर भी नहीं हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ से विदाई होनी पड़ी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वजूहत तो सामने नज़र आती है कि 4G की रेस्टोरेशन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने कहा कि हम 4G खुलने के बाद भी हालात को काबू कर रख सकते हैं, और वो बात सेंट्रल गवर्नमेंट को गवारा नहीं आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बार बार ये स्टैंड लिया कि 4G के खोलने से यहाँ हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे और इसलिए हालात से निपटना मुश्किल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये फीडबैक मिली होगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द स्टेट तो नहीं, अब यूटी हैं, बट हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने अगर कोई बात कही होगी इसका मतलब उन्होंने बात दुरुस्त कही। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप 2G पे क्लासेस चला रहे हैं। कोविड के दौरान इतने संकट में लोग हैं और लोगों को प्राइवेट कंपनी और BSNL के फाइबर लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए अगर 4G चल जाएगा तो वो काम भी नहीं होगा, तो बहुत से गरीब बच्चे जो हैं वो महरूम हो रहे हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते थे, वो खाना कम करके, शायद कई चीज़ें कम करके 1000-1500 पर मंथ उस पर खर्चा करते हैं, और साथ साथ जब फाइबर लगाना होता है तो 4-5 हज़ार रुपया, वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये एक बात ये है, मैं समझता कि एक वो वजह, दूसरा सिलेक्शन कमीशन से भी जो उनको एक किस्म का स्नब करवाया गया कि आप इलेक्शन की बात कैसे करते हैं। अगर हेड ऑफ़ द ड्यूटी, हेड ऑफ़ द स्टेट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, अगर वो ये बात नहीं कह सकता कि चुनाव ठीक है प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का होता है, लेकिन हमेशा स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ये इस बारे में कहते हैं कि हम तैयार हैं, स्टेट गवर्नमेंट या ड्यूटी या एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है, लेकिन वो भी कहा गया वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। लेकिन इतनी गंभीरता से वो बात लेना, और कल इतना सेंसिटिव दिन, और ये सेंसिटिव दिन भी हैं जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए कि 15 अगस्त तक हालात बड़े नाजुक रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से हर तरफ से कोई साजिश की जाती है, और उस दौरान यकायक एक आर्डर आना, ये तो बड़ी हैरत करने वाली बात है। और हालांकि वो सियासी आदमी नहीं थे, उनका काम था कि सियासी या विपक्ष या बाकी लोगों से भी मिलते। हमें भी नाराज़गी उनसे है कि 7 महीने से उन्होंने किसी विपक्ष के नेता से नहीं मिले, उनको सेंटर से इजाज़त नहीं हुई होगी, तो एक तो दर्जा भी उनका इतना कम कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन हमें एज ए इंसान उनके खिलाफ कुछ नहीं था, ओहदे के भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको अनसेरेमोनियसली हटाया गया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले गवर्नर वोरा साहब दिल्ली में थे और उनको पता चला कि सत्यपाल मलिक साहब को ऑर्डर हो गया, वो ज्वाइन कर चुके थे। तो आपको लगता है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुर्सी चली गई 4G के कारण, यही आपको लगता है कि इसके अलावा ये भी चीज़ आपको लगती है कि कश्मीर में जिस तरीके से बात होती है कि वहाँ पे हालात सामान्य हैं, रोज़ आए दिन आप सुन रहे होंगे कि सरपंचों की किलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सेंटर जो है वो ये नज़र रखी हुई थी या वो अपना आदमी चाहते हैं यहाँ पर? देखिए, बात यह है कि आदमी तो सारे सेंटर के ही होते हैं, जो गवर्नर हैं उनको लाइन वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी ऐसी है कि तकरीबन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम नहीं होता है कोई भी गवर्नर। ये तो यूटी का गवर्नर, यूटी तो डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्ट्री है। पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, बहुत गंभीर चिंता की बात है। हमारे 2 साथी करीबी मारे गए, जो पार्टी के सरपंच भी थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी था, पीर मोहम्मद रफ़ी। हालांकि हमने कई बार नाराज़गी जताई कि 26 नवंबर 2019 को वो आदमी पीर मोहम्मद रफ़ी मरा है, उसको कोई पैसा नहीं दिया सरकार ने, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अजय भारती जी के घर गए जो उनको पैसा दिया। बहुत अच्छा है कि कोई फैमिली की उत्साह होता है। दूसरी तरफ से जो वसीम बारी साहब मारे गए, शहीद हुए, उनके भी दिया होना चाहिए, हम उनके खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन एक किली कल भी हुई है। तो लेकिन उसका सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ये बात बनाना, वो तो फिर बहुत सारे हेड्स रोल करने चाहिए, और होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर ड्यूटी होती है, तो फिर वहाँ पे तो इन चीज़ों का कोई मुझे नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ा कारण
जो हमें लगता है कि 4G का उनका बयान उनको बहुत महंगा और भारी पड़ गया। और इसी तरीके से गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अगर बदले जाएंगे, लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। और जो नए आ रहे हैं वो पॉलिटिकल नामिनी हैं। सत्यपाल मलिक जी भी पॉलिटिकल नामिनी थे, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, लेकिन आपने गवर्नर लाए। हमें नहीं इतराज़, जिसको भी लगाएं, लेकिन कम से कम वो वहाँ पे पॉलिटिकल नामिनी बन के, जब बीजेपी के नेता बन के गवर्नर हाउस राजभवन में ना बैठे, वो वहाँ पे निष्पक्ष हों। हालांकि राजस्थान या बाकी जगह भी जहाँ हम देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है गवर्नर्स की। जो मनोज सिन्हा जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? वो पुराने पॉलिटिशियन हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी रहे हैं कई बार। देखिए, बात यह है कि मैंने कहा कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स और पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स में ही इज़ द एजेंट ऑफ नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इज़ द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको तो वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी। लेकिन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं। सत्यपाल मलिक भी गोवा से भी कपड़े उतार रहे हैं बीजेपी पीडीपी के कई चीज़ें, और वो रुकते तो नहीं बोलने से। और सत्यपाल मलिक जी काफ़ी बोलते थे। उन्होंने बहुत बड़े घोटालों की बात भी की कि 100 करोड़ के घोटाले मैंने निकाले हैं और कैंसिल किए, लेकिन वो घोटाले कहाँ गए? और उनके वो घोटाले अगर आपने निकाले तो उसके बाद फिर वो घोटाले करने वाले अफसर जो हैं वो आज तक जेल में क्यों नहीं गए? वो दूसरी गवर्नर साहब या इन पर भी अस्पर्शन है कि क्या वो रहे, इसलिए किसी ने उनको बचाया है आज तक। अब दूसरे पॉलिटिकल गवर्नर आ रहे हैं तो अभी तो उनका पता नहीं हमको। लगता तो ये है कि संजीदा आदमी लगते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल अगर आइडियोलॉजिकल लीनिंग इतनी स्ट्रांग होती हैं तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी सेंसिटिव जगह है, रीजन है, कि वो कश्मीर, जम्मू, मुख्तलिफ़ किस्म की भावनाएं, सेंटिमेंट्स, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत से गवर्नर बड़े कामयाब रहे। एन वोरा साहब हर दिल के अजीज़ थे, चाहते थे सब लोग उनको, चाहे वो किसी भी दौर में रहे। वो वाजपेयी साहब साथ भी रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, और बीजेपी की गवर्नमेंट में रहे, हमारी गवर्नमेंटों में रहे, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं रहे। गवर्नर का काम ओवरऑल सुपरवाइज करना है। उसमें उनका दौर जो है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने हैंडल किया और लोगों को विश्वास था। और एक बहुत ही कामयाब गवर्नर ही नहीं, बहुत ही सफल और निपुण ब्यूरोक्रेट थे, इस देश के सम्मानित ब्यूरोक्रेट थे। मलिक साहब ने अपने तरीके से कई सियासी भाषण दिए, जो कि राजभवन सियासी अड्डा नहीं बनना चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। कई बातें, क्योंकि फिर हमारी मजबूरी ये होती है कि हम राजभवन के पद को देखते हैं, हम उस तरीके से जवाब नहीं दे सकते, देना नहीं चाहते। देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई राजभवन, गवर्नर हाउस की मर्यादा को कभी भंग किया जाए। अगर उधर से गोलियों को बौछार आए ज़ुबान से, तो उसका जवाब सियासी पार्टियाँ कैसे दें? अगर दें तो फिर मर्यादा भंग हो जाती है। इसलिए हमारा यही दरख्वास्त होगी कि राजभवन सियासी अड्डा नहीं बनना चाहिए। सियासी आदमी अगर आता है उसको और ध्यान रखना चाहिए कि मैं अब कांग्रेस का नेता हूं तो मेरे पे एक टैग लगा है, चाहे मैं जितना भी न्यूट्रल रहूं, जो भी रहूं, कल किसी बात ऐसे पे जाऊंगा तो दूसरी पार्टियों को तो ये रहेगा शक। तो इसलिए मुझे और जो है कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखूं, क्योंकि वो पद ही ऐसा है कि आप चीज़ में आपसे सबको ज़रूर जानना, विश्वास होना चाहिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मुर्मू साहब का एक चीज़ कही जाती थी कि वो बोलते बहुत कम थे, मगर लास्ट का जो उनका कुछ 2-3 महीने में आपने देखा होगा बहुत से इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए। तो आपको लगता है कि खाली उनके जो 2 बयान आपने बताए वो भारी पड़े, कि यहाँ पर जो रिजेंटमेंट है लोगों की वो भी एक असर था उसका? देखिए, मैं तो समझता हूँ, अब जो मर्जी कहा जाए, वो बयान भी उनके गलत नहीं थे कि भारी पड़ गए, और ना ही उन्होंने कोई गलत बयानबाजी की है तकरीबन। ये बात मैंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूँ। 7 जनवरी को हमने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी विधिवत आपको मिलना चाहती है, चाहे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से और यूटी से सहमत नहीं, लेकिन अब चूँकि झेलना है, कितनी देर झेलना है, तो हमने कहा कि हम ज़रूर एज ए पार्टी उस मर्यादा का सम्मान करते हुए जाएंगे, बात रखेंगे। लेकिन वो हमको टाइम नहीं दे सके। 3 बार लिखने के बाद भी, कन्फर्म करने के बाद भी, तो हमको पता था सियासी मजबूरी है उनके पीछे, मगर वो बेहतरीन ब्यूरोक्रेट थे, हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं। उन्होंने कोशिश की
प्रयास किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उनको चलने नहीं दिया। ये बातें अगर उन्होंने कही तो हालात के मुताबिक वो अपने असेसमेंट भी होती है, और जो फीडबैक के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर 4G खुल भी जाए तो हम संभाल सकते हैं, इस चुनौती को निपट सकते हैं। ये कहना भी बनता है, इसका मतलब चुनौती इतनी गंभीर है। आपके दो कंट्राडिक्टरी बयान हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेशन करके और सारे देश को डंका बजा के कहती है कि 36% की आंकड़ा कम हो गया। आप आंकड़ा बढ़ाया किसने? 2019 किसके पास सरकार थी? 18 किसके पास थी? 17 कौन सरकार कर रहा था? 15-16 कौन कर रहा था? 1 मार्च 2015 से 26 मई 2014 से तो आप ही हैं, लेकिन 1 मार्च 2015 से आप डायरेक्टली हैं। हालात की मिलिटेंसी का ग्राफ इतना बढ़ गया कि अब वो 2020 में थोड़ा कम हुआ, आप कहते हैं देखो तुलना में ये कम है, उससे ये नहीं होगा कि हालात नॉर्मल हो गए। आप 4G रेस्टोर नहीं कर पा रहे, गलत संकेत देश और दुनिया को जा रहा है। और उसके साथ साथ आप ये कहते हो कि स्टेट हम रेस्टोर नहीं कर पाते। तो गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये हमेशा कहना है कि हालात हमारे ठीक हैं, हमने काबू किए हैं, और 4G भी अगर खुल जाए तो हम संभाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर उस चीज़ का संज्ञान लिया गया, कहा गया कि गवर्नर साहब तो ये कहते हैं और आप कहते हो कि हालात इतने ख़राब हैं, तो वो केंद्र सरकार को बुरा लगा, तो उसकी सज़ा अगर उनको दी गई तो गलत बात है। तो ये थे हमारे साथ रविंदर शर्मा जी, ये चीफ स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूटी में, और इनका कहना है कि जिस तरीके से 2 बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर के आए वो उन्हें शायद उनके लिए वो भारी पड़े। जिस तरीके से 4G की बात की गई और उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस पे भी एक टिप्पणी की थी, इनका कहना है कि वो बयान इनके लिए भारी पड़े, इसी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।